नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप लोगों से जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। चलिए, सपना नेगी जी गुड इवनिंग, चंद्रमणि कुमारी जी गुड इवनिंग, संगीता प्रजापति जी गुड इवनिंग, अंजलि वर्मा गुड इवनिंग, विकास यादव गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो सभी लोग आ जाए, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो एक बार सभी लोग आ जाए। आशीष जी नमस्कार, रंजना सिंह राधे राधे सभी को। चलिए, राम राम रंजना जी, विकास यादव जी गुड इवनिंग। चलिए, कुमारी सृष्टि गुड इवनिंग। तो सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाएं। एक बार क्लास को आप सब शेयर कर दें, जो भी हैं, जिस भी ग्रुप में हैं आप लोग, जहां भी आप लोगों के साथ के लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास, सभी लोगों के पास क्लास को शेयर कर दे। अपने ग्रुप में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उन सब में। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, उम्मीद यही रखते हैं। तो चलिए, तो इसको हम किसके, तो ये चीजें हम यूके और बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेके हम कर रहे हैं। टीआरई 3 का जो है आपका एग्जाम डेट आ गया है। कब है आपका? तो आप सब जानते हैं, 21 जुलाई। 21 जुलाई को आपका इसका एग्जाम है। तो ये मान के चलिए, अब 20 दिन आप लोगों के पास बचा हुआ है। इस 20 दिन में हम यही प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है, ठीक है ना? और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आपका यूके का पेपर नहीं खत्म हो जाएगा, तब तक ये बराबर आपको इसी समय मिलता रहेगा। इसके अलावा जो लोग आप उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो चुका है इसके साथ। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 9628959237 पे संपर्क करना है। आप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर देनी है, या मैसेज कर देना है। हमारी संस्था आपसे स्वयं ही संपर्क कर लेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ बैठकर शुरू की जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? बंच स्टार्ट, बुलेट स्टार्ट, क्राउच स्टार्ट, स्प्लिट स्टार्ट, क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। प्रवीण जी गुड इवनिंग, रेणुका जी गुड इवनिंग, सविता कुमारी, अच्छा लाइक करके बैठिए, अच्छी बात है भाई, सभी लोग लाइक कर दें भाई। बच्चे सिंह गुड इवनिंग, प्रियदर्शनी कुमारी गुड इवनिंग, उमेश प्रसाद जी जय हिंद। तो बताइए क्या होगा? 100 मीटर की दौड़ बैठकर शुरू की जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? बंच स्टार्ट कहते हैं, बुलेट स्टार्ट कहते हैं, क्राउच स्टार्ट कहते हैं, या स्प्लिट स्टार्ट कहते हैं? तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो 100 मीटर की जो दौड़ होती है, वह स्टार्ट होती है आपकी क्राउच स्टार्ट। क्या? क्राउच स्टार्ट होती है। क्राउच स्टार्ट मतलब क्या होता है? क्राउच का ही मतलब होता है क्या? जानवर। क्या? जानवर जो क्या होते हैं? चार पैर वाले, जो चार पैर पे आते हैं। जैसे जानवर होता है, वैसे ही आप भी बैठ के स्टार्ट करते हैं। अब यही जो क्राउच स्टार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी क्राउच स्टार्ट को हम बोलते हैं स्प्रिंट स्टार्ट, या स्प्लिट स्टार्ट। सॉरी, स्प्लिट। इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं स्प्रिंट स्टार्ट। अब ये जो क्राउच स्टार्ट होता है, या स्प्रिंट स्टार्ट होता है, यह तीन प्रकार से होता है। पहले हम बोलते हैं, पहले को बोलते हैं बंच स्टार्ट। इसी बंच स्टार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? बुलेट स्टार्ट भी बोलते हैं, याद रखना। क्या? बंच या बुलेट स्टार्ट, बंच या बुलेट स्टार्ट। ठीक। दूसरा होता है मीडियम स्टार्ट। तीसरा होता है एलोंगिट्यूटेड स्टार्ट। एलोंगेटेड स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट। और अब ये तो पूछता ही पूछता है। अब एक चीज और पूछता है, जैसे यूपी टीजीटी में पिछली बार पूछ लिया था। क्या? कि अगर 100 मीटर का स्टार्ट है, तो दौड़ समापन हम कैसे करते हैं? दौड़ समापन की भी बात पूछ सकता है।
अगर समापन की स्टार्ट तो इससे हम करते हैं तो समापन किससे करेंगे? तो अगर मैं समापन की बात करूं आप लोगों से, तो समापन भी कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सा? एक होता है रन थ्रू, मतलब कि दौड़ते हुए आगे निकल जाना। दूसरा होता है टारसो। क्या होता है? टारसो। टारसो में क्या होता है? जिसमें चेस्ट आगे कर देते हैं। टारसो मतलब लंग, लंग्स को क्या करते हैं? आगे कर देते हैं, हम चेस्ट आगे करके चला जाता है ना, उसी को हम कहते हैं टारसो। कंधे को पीछे ले जाएंगे और क्या करेंगे? और चेस्ट को सटा देंगे, ठीक, उसी को कहते हैं टारसो। और थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड होता है शोल्डर स्विंग। शोल्डर स्विंग में क्या करते हैं? हम जाते हैं एक साइड का शोल्डर क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं, एक साइड का शोल्डर हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गई दौड़ का समापन। अब दौड़ के फेज भी पूछ लेता है। क्या? दौड़ के फेज कौन कौन से हैं? तो जब दौड़ के फेज की बात कराए कि दौड़ के फेज कौन कौन से होते हैं, तो यह भी 3 फेज होते हैं। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट को हम कहते हैं ड्राइव फेज। DRIV, ड्राइव फेज। दूसरे को हम बोलते हैं रिकवर, रिकवरी चेज। और तीसरे को बोलते हैं क्या है? फिनिशिंग रेस। फिनिशिंग ऑफ रेस, ठीक। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्राउच स्टार्ट। वह कौन सा कवि था जो विजेताओं के नाम से कविताएं प्राचीन कालीन ओलंपिक में गाया करता था? पिंडार, स्थिमियम, नीमियम, स्पॉन्डोफेरी। बताओ क्या होता था? अशोक पाल जी गुड इवनिंग। राज बहादुर वर्मा बंच मीडियम एलोंगिट्यूटेड। सुरुचि कुमारी गुड इवनिंग। प्रियंका जी नमस्कार। महेश राजपूत जी भैया जय हिंद। सत्य खुश गुड इवनिंग। बताओ क्या होगा? वह कौन सा कवि था जो विजेताओं के नाम की कविताएं प्राचीन काल में लिखता था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या था? पिंडार। क्या बोलते थे उसको? उसको हम बोलते थे पिंडार। यह पिंडार क्या काम करता था? तो ये जो पिंडार था, यह जो भी विजेता होता था उसकी क्या करता था? उसकी जो है कविताओं को लिखता था। क्या करता था? उसकी जो है कविताओं को लिखता था। कुछ लोग थे जो कि क्या, अब स्पॉन्डिफेरी क्या होता था? तो ये याद रखना, उद्घोषक होता था। क्या होता था? उद्घोषक होता था। और स्टीमियन, नीमियन, पाइथियन, अगर इनकी मैं बात करूं तो ये गेम होते थे। क्या होते थे उस समय? गेम होते थे। स्टीमियन गेम, नीमियन गेम और पाइथन गेम, ये क्या होते थे? ये आपके गेम हुआ करते थे। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो आपकी क्या है कि ये जो इतिहास है यूनान का, अगर इसमें हम बात करें आप लोगों से, तो इसमें कुछ चीजें हैं जिनको आपको देखनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो आप क्या क्या देखोगे? जैसे धनुर्विद्या को क्या कहा जाता था? इन सब चीजों को मैंने बताया था ना कि धनुर्विद्या को क्या कहा जाता है। हाँ, टॉक्सटोच कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो भाला सिखाते थे उसको क्या कहा जाता था? जो गेंद खेल सिखाते थे उसको क्या कहा जाता था? तो ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को बताई ही थी। तो ये चीजें आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या करना हो चाहिए आपको? आपको पता होना चाहिए, उम्मीद है। और आपको पता भी होगा। जैसे ओलंपिक खेल होता था, पाइथियन खेल होता था, स्टीमियन खेल होता था, ठीक है ना। चलो, तो ये था आपका क्या? यह था पिंडार। चलो,
बल गुण विस्थापन, बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है? मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? जल्दी बताओ भाई, क्या कहलाता है? एफ इंटू डी मतलब कहने का मतलब क्या होता है? एफ मतलब बल, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो बराबर क्या होता है? वर्क होता है। क्या होता है? वर्क होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी काम तब काम माना जाएगा जब क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, विस्थापन नहीं हुआ है, तो वह काम नहीं माना। मान लो कोई व्यक्ति है, वो मान लो 100 किलोमीटर जाता है और पुनः 100 किलोमीटर आके उसी स्थान पर आके बैठ जाता है, तो क्या उसने कार्य किया? बताओ, क्या उसने कार्य किया? ये हमको बता दो जल्दी से। मैंने क्या पूछा? मान लो कोई व्यक्ति है, वह कहां जाता है? 100 किलोमीटर गया, और 100 किलोमीटर जाने के बाद पुनः वह 100 किलोमीटर आके उसी जगह से बैठ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, क्या वहां पे कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना, वहां कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके नजरों में तो कहेंगे कि 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर आया, तो 200 किलोमीटर हो गया, तो वो उसने तो वर्क किया ना? वर्क नहीं किया। क्योंकि साइंस हमारा कहता है, हमारा क्या कहता है कि अगर जब तक विस्थापन नहीं होता, वस्तु अगर अपने ही स्थिति में, पूर्व स्थिति में आ गई, तो फिर मतलब ही क्या है? जब वह विस्थापित होगी, अपनी जगह से हट जाएगी, तभी वह क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। याद रखना। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? हाँ? गति परिवर्तन की दर जो होती है उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब शून्य से अधिकतम जो चाल होगी, स्थिर अवस्था से अधिकतम चाल जो होगी, उसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बराबर यम है, फादर बराबर मां। मतलब फोर्स जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है? गुणनफल होता है। याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ख। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे शरीर में श्वसन, रक्त परिसंचरण, पाचन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है? सेरिबेलम करता है, सेरिब्रम करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, लीवर करता है? क्या करता है? कौन करता है? जल्दी से बताओ। और इसके विषय में उस दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था। उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, एक सेरिबेलम, एक आपको बताया था सेरिबेलम। ठीक, सेरिबेलम किसका भाग है और सेरिब्रम किसका भाग है? तो याद रखना, ये सेरिब्रम जो होता है यह फोर ब्रेन का भाग है। क्या? सेरिब्रम जो है यह फोर, किसका? फोर ब्रेन का भाग है। और सेरिबेलम जो है यह हिंड ब्रेन का भाग है। क्या? हिंड ब्रेन, ब्रेन का भाग होता है। अब अगर मैं बात करूं मेडुला ऑब्लंगाटा किसका भाग होता है, तो यह भी हिंड ब्रेन का होता है। एच बी लिख देता हूं। ठीक। अब देखो, अगर मैं आपसे बताऊं कि जो भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, क्या अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनको जो है मेडुला ऑब्लंगाटा ही क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा यही नियंत्रित करता है अनैच्छिक क्रियाओं को। इसे ही क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है, याद रखना,
ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं। या किसके साथ? यह रीढ़ के हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है। या किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखना, यह जो अनैच्छिक क्रिया, कोई भी अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? जैसे उल्टी आना, आपकी अनैच्छिक क्रिया है। खांसना, खांसना, छींकना, फिर हृदय की मांसपेशियों का संकुचन, हृदय की गति पर नियंत्रण, अनैच्छिक मांसपेशियों का कार्य, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक, श्वसन तंत्र, ठीक, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर, मतलब सारी चीजों पर जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जो भी हैं जिन पर आपकी इच्छा नहीं चलती है, उनको यही मेडुला ऑब्लंगाटा ही क्या करता है? आपका कंट्रोल करता है। ठीक। सेरिब्रम को मैंने बताया था, यह क्या होता है? सेरिब्रम, यह जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। याद रखना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये। यह क्या करता है? यह स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। कौन? स्वैच्छिक मांसपेशियों को, स्वैच्छिक मांसपेशियों को यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। समस्याओं का समाधान, तर्क, इमोशन, ये सब किसका भाग है? तो यह सब आपका सेरिब्रम का भाग है। सुनने से संबंधित जितनी भी वो चीजें होती, वो सब सेरिब्रम का काम है। मेमोरी, उसके बाद में लैंग्वेज, स्पीच, ये भी सेरिब्रम का ही काम है। याद रखना, ये किसका है? ये आपका सेरिब्रम का भाग होता है। अब सेरिबेलम क्या कहता है? सेरिबेलम की अगर मैं बात करूं तो यह ब्रेन का सबसे बड़ा दूसरा भाग होता है। याद रखना, इसका जो है सेरिब्रम के आधार बेस पर होता है। ठीक। यह क्या करता है? मांसपेशियों की गतियों को नियंत्रित करता है। यह क्या काम करता है? याद रखना इसको, मांसपेशी की गति को क्या करता है? यह नियंत्रित करने का काम करता है। यह इसको क्या करता है? गति को नियंत्रित करता है। यह कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। यह किसका काम करता है? तो यह जो है कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। याद रखना, समन्वय बनाने का काम करता है। बॉडी बैलेंस का काम कौन करता है? यही सेरिबेलम ही करता है। आपका क्या? आपका बॉडी बैलेंस। ठीक है ना? तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेमी मेम्ब्रेनियस मांसपेशी कहां पाई जाती है? रामविलास जी, जय हिंद। सविता अमित जी, राधे राधे। क्या होगा बताओ? सेमी मेम्ब्रेनियस मांसपेशी कहां पाई जाती है? तो सेमी मेम्ब्रेनियस मांसपेशी की जब भी बात होए तो याद रखना, सेमी मेम्ब्रेनियस मांसपेशी जो होती है यह आपके हैमस्ट्रिंग में पाई जाती है। कहाँ? हैमस्ट्रिंग में पाई जाती है। और यह हैमस्ट्रिंग कहाँ होती है? जांघ के पीछे होती है। याद रखना, यह 3 मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है सेमी मेम्ब्रेनियस, ठीक। दूसरा होता है बाइसेप फेमोरियस, बाइसेप फेमोरियस। और तीसरे की जब हम बात करेंगे तो हमारा तीसरा क्या होता है? सेमी मेम्ब्रेन। सॉरी, सेमी मेम्ब्रेन तो हो गया ना, सेमी मेम्ब्रेन हो गया, बाइसेप फेमोरियस हो गया, सेमी टेंडेनाइस, सेमी टेंडिनस, सेमी टेंडेनस। ठीक, ये 3 मांसपेशियां मिलकर बनाती हैं। क्वाड्रिसेप की बात करें तो इस क्वाड्रिसेप में 4 मांसपेशी होती हैं और जांघ के सामने की ओर यह क्वाड्रिसेप पाई जाती है। याद रखना, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ख होगा।
छठे नंबर की बात करें, छठा नंबर क्या कह रहा है, सेमी टेंडेनियस, बाइसेप फेमोरियस और सेमी मेम्ब्रेनियस, इन तीन को मिलाकर हैमस्ट्रिंग मांसपेशी बनती है। शरीर के किस जोड़ द्वारा किया जाता है? इनवर्ट रोटेशन शरीर के किस जोड़ द्वारा? तो देखो ये जो है छठवां क्वेश्चन यहाँ है, टाइप वहां होगा, छठवां क्वेश्चन ये होगा, इसको रब कर दिए। ये आपका क्या होता है, ये जो आपका आंसर है वह है, ठीक। इनवर्ट रोटेशन शरीर के किस जोड़ द्वारा किया जाता है? नी ज्वाइंट, स्टेरोइलियक ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट और आपका एंकल ज्वाइंट। यहाँ एंड ज्वाइंट नहीं होगा, एंकल होगा। एंकल ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट। तो इनवर्ट रोटेशन की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, शोल्डर ज्वाइंट। क्या होगा यह? तो यह होगा शोल्डर ज्वाइंट, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू का सूत्र सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? इंटेलिजेंस क्वेटेंट आईक्यू का सूत्र सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बीनेट द्वारा, विलियम स्ट्रीन द्वारा, ए और बी, दो, बोथ, नॉन ऑफ एबव। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या होगा, अल्फ्रेड और बीनेट। अल्फ्रेड और बीनेट ने दिया था, और अल्फ्रेड बीनेट जो थे ये बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या बताए? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? आईक्यू का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय अपान वास्तविक आय। एक इंटू 100। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दांतों को देखकर कौन सी उम्र बताई जाती है? क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज, एनाटॉमिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज। दांतों को देखकर कौन सा एज बताया जाता है? तो दांतों को देखकर कौन सी उम्र बताई जाती है? तो याद रखना एनाटॉमिकल एज बताई जाती है। शारीरिक क्या बताया जाता है? आयु बताई जाती है। किसको देखकर? दांतों को देखकर। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? दिन, महीना और वर्ष। ये नहीं कि दिन महीना रात न कर देना, हाँ। क्या होता है, दिन महीना और वर्ष जो होता है वही होता है। मेंटल एज अभी मैंने बताया, जो मनोवैज्ञानिक एज होता है उसी को हम मेंटल एज बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक धावक के जूते के नीचे कीलें स्पाइक क्यों होती हैं? टू टर्न, टू रन फास्ट, टू रन विदाउट वेट, फॉर फ्रिक्शन, फॉर बैलेंस। किसके लिए होता है बताओ? बताओ भाई, एक धावक के जूते के नीचे कीलें क्यों लगाई जाती हैं? किसके लिए? तो याद रखना फ्रैक्शन के लिए लगाई जाती हैं। बुर्साइटिस नामक चोट शरीर के किस अंग से संबंधित है? ज्वाइंट से, मसल से, बोन से, ब्रेन से।
तो याद रखना ये जो बुर्साइटिस है ये कहाँ होता है, ज्वाइंट में। जैसे मान लो ये बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, ये क्या हो गया, लिगामेंट हो गया। ठीक, तो इसके अंदर फिर क्या होता है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल कैप्सूल होता है। ठीक, और इसी के पास में गद्दे नुमा संरचना इधर होती है इन सब जगहों पर। इस हड्डी के ये जो मुंह होता है इस पर गद्दे नुमा संरचना होती है, इसी को हम बुर्साइटिस बोलते हैं। इसी में क्या होता है, दर्द जलन सूजन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्वाइंट होगा। कैल्शियोफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन D3, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन D2? बता भाई क्या होगा, कैल्शियोफेरॉल। तो कैल्शिफेरॉल किसका, विटामिन डी का नाम होता है कैल्शिफेरॉल। अब इसके विषय में नहीं बताएंगे, बहुत बार बता चुके हैं। महिला वॉलीबॉल का राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम बताइए, लेडी रतन टाटा, कोनिका कप, पूर्णिमा ट्रॉफी, प्रिंस बसालत झां ट्रॉफी। बताओ भाई, महिला वॉलीबॉल का राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम। तो वॉलीबॉल का जो राष्ट्रीय ट्रॉफी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा ट्रॉफी, याद रखना। प्रिंस वसालत झां ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो प्रिंस वसालत झां की अगर मैं बात करूं तो बास्केटबॉल से संबंधित है। कोनिका कप जो है आपके बैडमिंटन से संबंधित है। लेडी रतन टाटा, लेडी रतन टाटा हॉकी से संबंधित है, यार। चलिए, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखना चार्ल्स ए बूचर ने लिखा है। इसे क्या कहा जाता है, इसको जो है शारीरिक शिक्षा का, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चार्ल्स ए बूचर ने। इसको शारीरिक शिक्षा का बाइबल कहा जाता है। ठीक, इसे शारीरिक शिक्षा का बाइबल कहा जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, अंधेरे से अचानक उजाले में आने पर आंखों के सामने अंधकार सा छा जाता है, फिर धीरे धीरे उजाला होता है, यह किस प्रोटीन के कारण होता है? ग्लोबुलिन के कारण, रोडोप्सिन के द्वारा, कैरेटीन के द्वारा, या रोडेनिस के द्वारा, किसके द्वारा होगा? बताओ भाई जल्दी। तो याद रखना,
आपके आंख में एक सेल होती है, रेडॉप्सिन इसे कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रॉड सेल के लिए उत्तरदायी होता है। आपके आंख में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, रॉड सेल और दूसरा क्या होता है? हम्म कौन सेल? रॉड सेल जो होता है यही आपका क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट और इन सब चीजों का, ठीक है ना। और ये जो होता है ये आपके रंग के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखना। मानव शरीर में हड्डियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 7, 6, 5, 4, बताओ जल्दी से। बताओ भाई, 15 नंबर। मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर की अगर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डी होती है वह हड्डी 5 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और ये 5 प्रकार कौन सा है, हम इनको देखते हैं। पहला होगा, अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट बोन। दूसरा होगा लॉन्ग बोन। तीसरा होगा फ्लैट बोन। चौथा होगा इरेगुलर बोन। और छठा होगा आपका क्या, सेस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन, ठीक है। कौन सा होगा सिस्मोइड बोन। चलो, तो 5 प्रकार की होती हैं। शॉर्ट बोन जो है यह किसके लिए होती है, तो याद रखना, ताकत के लिए। लॉन्ग बोन जो होती है यह आपका लीवर की तरह कार्य करता है, ठीक। फ्लैट या बोन की बात करें तो यह सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, चलो। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर किसे कहते हैं? हार्ट बीट को, स्ट्रोक वॉल्यूम को, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, किसको कहेंगे? तो याद रखना क्या होगा, पल्स प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, याद रखना। हार्ट बीट क्या होती है, जो आपका हृदय धड़कता है उसी को हार्ट बीट कहते हैं। इसकी जो आवाज आपके निकलता है लब डब, वही आपकी हार्ट बीट है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो एक होता है कार्डियक आउटपुट, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, कहने का मतलब ये है कि यह होगा कि एक धड़कन में, हार्ट जब एक धड़कता है एक बार, उसमें जितना ब्लड बाहर जाता है उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट मतलब वर्क करने के बाद, या मान लीजिए कि पढ़ने के बाद, एक तो अगर मैं कार्डियक आउटपुट कहने का मतलब जो कुछ भी आपका क्या होता है कि ब्लड जो होता है जो निकलता है, मतलब एक पंप में, या हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टोलिक डायज मतलब एक चक्र में, हृदय चक्र बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हृदय चक्र में, एक हृदय चक्र में, एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड बाहर आता है उसी को हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, याद रखना। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 2, सिंगल, 3, 7।
क्या होगा, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने प्रकार की होती है, तो मनुष्य के शरीर में जो पसली होती है वह आपकी कितने प्रकार की होती है, तो वह पसली होती है 2 प्रकार की। अब ये 2 प्रकार कौन कौन सा होता है, तो आप सब जानते हो, एक होता है TRUE, ट्रू, जो इसकी संख्या कितनी होती है, 7 जोड़ी, ठीक। उसके बाद में होता है फॉल्स। फॉल्स जो होता है यह होता है 3 जोड़ी, ठीक। और यह जो होता है यह भी होता है 2 प्रकार का। एक होता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, ये कितनी होती है, तो ये होगी 3 जोड़ी। फिर आता है इसमें फ्लोटिंग, फ्लोटिंग की संख्या 2 जोड़ी, ठीक। चलो, और एक बीच में आपका क्या होता है, रिप्स में ही क्या होता है, स्टर्नम, जिसको हम बोलते हैं टाई, बोलते हैं टाई बोन। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, एनोमिनेटेड बोन के 3 भागों का नाम लिखिए। एनोमिनेटेड बोन के 3 भागों का नाम लिखिए, क्या होगा, सेक्रल, प्यूबिक, पुलरस, कोकोइक्स, इलियक, इलियास, इलियक, इलियम, एसरटाबुलम, इलियम इस्चियम और प्यूबिस। और इसको क्वेश्चन को भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। बताओ भाई। तो याद रखना क्या होगा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, जब तीनों मिलती हैं तो इनोमिनेटेड बोन बनाती हैं। रिसीडिंग का संबंध किस खेल से है, खो खो से, क्रिकेट से, टेनिस से, टेबल टेनिस से। 19 नंबर क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए। तो याद रखना 19 नंबर का होगा खो खो। क्या होगा, खो खो। यह क्या होता है, सेंटर लाइन के अतिरिक्त पैरों को पीछे लाना ही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है रिसीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रिसीडिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से 2 असंक्रामक रोग कौन से हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, फ्लू, कोविड-19, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा और मलेरिया। बताओ जल्दी से। देखो, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये वेरियोला वेरिसोला, ये दोनों जो है वायरल डिजीज होते हैं। और कोविड-19 भी वायरल है। अस्थमा और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया प्रोटोजोआ है। अब अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, ये दोनों क्या होते हैं, ये मनोदैहिक रोग हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था जब हेल्थ एजुकेशन पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखना, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दोनों मनोदैहिक रोग हैं, ना कि आपका क्या है, किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पॉन्डरल इंडेक्स में किन 2 अंगों का अनुपात देखा जाता है, सोल्जर का, लेग एंड हैंड का, वेस्ट एंड हिप का, नी एल्बो का।
तो याद रखना, पॉन्डल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यह पॉन्डल इंडेक्स कौन होगा? वेस्ट एंड हिप होगा। ठीक। अब अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछ ले, किसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताओगे? का सूत्र होता है वजन किलोग्राम क्यूब अपान ऊंचाई मीटर, मीटर का क्या क्यूब। ठीक। अब अगर मैं पूछूं कि इस ये जो है आपका, इसको दिया किसने था, तो याद रखना इसको दिया था डूवी, डूवी फ्लोरे 1970। ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि यह लिया किसका जाता है, तो याद रखना यह जो है फिजिकल ग्रोथ के लिए किसी का भी, जैसे कि यह अगर हम बात करें तो जो फेट्स होता है, पेट में जब बच्चा होता है फीट्स होता है तब उसकी हम जांच करते हैं। इम्प्लामेंट्स जब नया बच्चा होता है उसके वो किए। ठीक। उसके बाद में यह होता है जो एक यंग बच्चा होता है उसके लिए होता है। तो ये इन सब के लिए जांच होती है। स्कल ज्वाइंट में एकमात्र ऐसी कौन सी संधि है जो गति करती है? मैंडिबुलर ज्वाइंट, लेम्बॉइड ज्वाइंट, स्क्वैमस ज्वाइंट, फ्रंटल ज्वाइंट। स्कल ज्वाइंट में एकमात्र ऐसी कौन सी संधि है जो गति करती है? तो याद रखना कौन सा होगा? मैंडिबल ज्वाइंट। मैंडिबल ज्वाइंट क्या करती है? मूवमेंट करती है ना, हिलती डुलती है। अगर परीक्षण 10 लोगों द्वारा लिया जा रहा है और सभी का परिणाम एक जैसा है, उसको हम क्या कहेंगे? बताओ। तो क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी होगा। कह रहा है 10 लोग हैं और 10 लोगों के परिणाम क्या आ रहा है? एक जैसा आ रहा है। तो जब एक जैसा परिणाम आ रहा है मतलब ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक। चलो, एशियन खेलों का मोटो इवन ऑनवर्ड किसके द्वारा दिया गया? एशियन खेलों का मोटो इवन ऑनवर्ड किसके द्वारा दिया गया? तो क्या होगा? जेडी सोंझी। याद रखना क्या होगा? जेडी सोंझी। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आ रहा है आप लोगों को। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एजिलिटी निम्न में से किससे नापते हैं? एजिलिटी की बात कर रहा है कि निम्न में से किससे नापते हैं? बताओ भाई, चपलता किससे नापते हैं? एजिलिटी हम किससे नापते हैं? तो याद रखना बर्पी टेस्ट और स्क्वायर थ्रस्ट। क्या? बर्पी टेस्ट और स्क्वायर थ्रस्ट जो होता है वही क्या होता है आपका?
एजिलिटी के लिए होता है। इसके अलावा एजिलिटी के लिए होता है ऑब्स्टिकल रन, याद रखना। एक होता है ऑब्स्टिकल रन, ठीक। उसके अलावा शटल रन, फिर सीमो सीमो एजिलिटी टेस्ट। उसके बाद में राइट बॉम रेंज टेस्ट। तो समझ में आया क्या क्या है एजिलिटी के लिए? तो आपका होता है ऑब्स्टिकल रन, शटल रन, सीमो एजिलिटी टेस्ट, राइट बॉम रेंज टेस्ट, उसके अलावा बर्पी टेस्ट, स्क्वायर थ्रस्ट, ठीक है ना। ये सारे आपके होते हैं एजिलिटी के लिए। 26 नंबर, रिएक्टिव मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? रिएक्टिव मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, देख इतने लोग रहे हैं और लाइक की स्थिति क्या है बताइए। हाँ, सभी लोग लाइक करें और क्लास को शेयर करें, जिससे आपके इष्ट मित्र ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एकदम आपके साथ तैयारी कर। लेकिन भाई कंपटीशन है तो कोई किसी को बताता नहीं है, चुप्पे चुप्पे सब पढ़ने चले आते हैं। तो ये जो रिएक्टिव मेथड है ये प्लायोमेट्रिक है। क्या है ये? यह जो है प्लायोमेट्रिक है। क्या है? तो याद रखना यह प्लायोमेट्रिक मेथड है। और यही जो प्लायोमेट्रिक मेथड है यह जो है किसने दिया? तो याद रखना यूरी वर्क, क्या है आपका, यूरी ने दिया था प्लायोमेट्रिक मेथड जो होता है, यूरी ने दिया था। इसका पूरा नाम है यूरी, उसके बाद में भी यूरी वेरकॉस हैंस्की, वर्कॉस हैंस्की एंड सकी, यस हैंस्काई, ठीक। तो हैंस्काई जो थे यही जो थे, तो यूरी भर याद रखना और नहीं। आइसोकाइनेटिक जे पेरिन आप जानते ही हो, ठीक। तो इसको जो है क्या कहते हैं? रिएक्टिव मेथड कहते हैं। रिएक्टिव, एक्टिव नहीं होता बंदा, क्या होता है? दोबारा एक्टिव हो जाता है। रिएक्टिव मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यूरी ने, जे पेरिन ने, हैरे ने, बेंचक्रू ने। तो अगर मैं इसकी बात करूं रिएक्टिव मेथड, तो अभी मैंने बताया कौन? यूरी ने। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं व्याकार करेंगे, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर, प्रदर्शन को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विधियों से प्रशिक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है? डैपर ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग, प्रेशर ट्रेनिंग, पिरामिड ट्रेनिंग, क्या होगा? प्रदर्शन को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए विभिन्न विधियों से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्रॉस ट्रेनिंग बोलते हैं मेरे भाई, क्रॉस ट्रेनिंग याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर, बैट्समैन द्वारा छक्का 6 रन मारने पर कौन से लीवर का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, नन ऑफ दीज।
तो मैंने बताया था हॉकी की स्टिक, क्रिकेट का बैट, ये सब क्या थे, थर्ड क्लास लीवर के उदाहरण हैं। ठीक, सेकंड क्लास लीवर के नहीं, पुशअप जो है वो सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। थर्ड क्लास लीवर की मैं बात करूं तो थर्ड क्लास लीवर आपका जो बैट्समैन होता है, मतलब जब पकड़ता है उसको बैट को, तो उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर आप मैं बात करूं तो ये जो आपका थर्ड क्लास लीवर है, और आपका किस जगह, तो जो हॉकी की स्टिक होती है, हॉकी की स्टिक को भी क्या करता है, कार्नर पे एकदम पकड़ता है, तो वही है कि हॉकी स्टिक हुआ। ठीक, चल ये क्वेश्चन नंबर 30, मिट्रल वाल्व हृदय के किस तरफ पाया जाता है था इनमें किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, बाइकस्पेट वाल्व को ही हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। वाल्व कितने होते हैं, चार होते हैं। एक क्या होता है, अगर जो दाएं भाग होता है तो चार में दो एक साइड और दो एक साइड होता है। ठीक, बाईस कस्पेड को ही हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में पल्मोनरी वाल्व होता है। हाँ, उसके बाद में एरोटिक वाल्व होता है। तो जितने भी वाल्व हैं उनको आप क्या करोगे, याद कर लोगे। ठीक, चलो आज का ये आखिरी क्वेश्चन, उस संधि का नाम बताए जो अचल होने के बावजूद चल संधि के पास स्थित रहती है। और ये आज का क्या है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन किसके लिए है, आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप हमें क्या करेंगे, कमेंट, ऑफलाइन कमेंट करके हमें बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पे। तो जो लोग उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 3 की तो हो ही चुकी है अब, तो 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब फिजिकल एजुकेशन से जुड़े अगर किसी भी आप सब स्टेट की या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है टीचर्स एकेडमी चैनल के साथ जुड़ जाएं, बेल आइकन दबा लें। इसके साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ डेली जुड़ना चाहते हैं 1962895923 पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, हमारी संस्था आपसे संपर्क कर लेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए लेंगे विदा आप लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।